एक उत्परिवर्तन डोंगडू सिटी के डिस्ट्रिक्ट एक्स में 70 वर्ग मीटर से अधिक के एक टूटे फूटे घर में धब्बेदार दीवारों और उखड़ते पेन से जीर्णता का पता चलता है। ये सिर्फ दीवार पर ध्वस्त शब्द था, लेकिन इसने तुरंत इस घटिया घर को अच्छा बना दिया, जिससे राहगीर इसे ईर्ष्या से देखने लगे। घर के दरवाजे पर 10 से अधिक हटे कट्टे लोगों ने उसे घेर लिया। समय समय पर उनके मुंह से अप्रिय गालियां निकलती रहती थीं। धिक्कार है, इस टैंक फिफत पर अभी भी मुझ पर 500,000 युआन बकाया है। यह निश्चित है कि उसके लिए इस तरह मरना सुविधाजनक है, लेकिन मुझे पैसे कब मिलेंगे? यह सही है, हम सभी पड़ोसी हैं, तुम भी एक समझदार बच्चे हो। हर कोई जीने के लिए इस थोड़े से पैसे पर निर्भर है। बेटे द्वारा पिता का कर्ज चुकाने के सिद्धांत के बारे में अंकल को बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? हम भी आप पर इतना जोर नहीं डालना चाहते, लेकिन हम सभी एक ही परिवार से हैं। पैसा कमाना आसान नहीं है ना? अरे, बकवास करना बंद करो। यदि तुमने आज भुगतान नहीं किया तो मैं तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लूँगा। कुछ लोगों ने उन्हें अच्छे से समझाया तो कुछ ने कड़वी बातें कहीं। उनका एक ही लक्ष्य था, वे सभी पैसा चाहते थे। क्रोधी और गुस्सैल आदमी दहाड़ने लगा। हालांकि केवल 4 दीवारों वाला घर बनाने के बाद उन्होंने दुर्भाग्य को कोसा। अरे, कितनी घटिया जगह है, मुझे डर है कि चूहे भी आएंगे तो भूखे मर जाएंगे। तुम्हारे पिता के लिए इस तरह मरना निश्चित रूप से आसान है, लेकिन उन्होंने इन सभी भाइयों और दोस्तों के साथ घोटाला किया है। वह सचमुच बहुत दुष्ट है। ये सुनकर हर कोई भावुक हो गया। वे अफसोस भरे भावों के साथ सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। जिसे उन्होंने घेर लिया वह एक सुंदर युवक था। वह बेबसी से सबकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था। चाचाओं और भाइयों, मेरी बात सुनो, ठीक है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग जेन ने सभी की ओर देखा। ये देखकर कि वे सब उसकी ओर देख रहे थे, उसने आवाज उठाई और कहा, मैं भी तुम्हारी कठिनाइयों को जानता हूँ। आखिरकार मैं जानता हूँ कि पैसा कमाना कितना कठिन है। केवल खूब पसीना बहाकर ही आप थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। चूंकि कुछ घटित हो चुका था, इसलिए उसे इसे सुझाने का कोई उपाय सोचना था। इस घर की कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन विध्वंस में कुछ वर्षों की देरी हो गई थी। ये जल्द ही कभी भी नहीं किया जा सका। अब इसे बेचना बहुत घाटे का सौदा था। इसके अलावा उसके लिए इसे बेचना भी असंभव था। हालांकि हर चीज का हमेशा एक समाधान होता था। इस बारे में कैसा है, मैं 5,000 प्रति माह लौटाऊंगा। जहां तक ये बात है कि मैं पहले किसका पैसा लौटाऊंगा, कृपया आप ही इस पर चर्चा करें। हालांकि यह पैसा ज्यादा नहीं है, फिर भी मुझे खाना और बचाना है। मैं एक और सेंट नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं ये पहले कहूंगा, भविष्य में तुम मेरे घर आकर परेशानी नहीं खड़ी कर सकते। यदि आप सचमुच मुझे एक कोने में धकेल देंगे तो मैं चला जाऊंगा। उस समय देखते हैं कौन भुगतता है। तांग जेन ने दृढ़ भाव के साथ इन लोगों को उदासीनता से देखा। समाधान पहले ही सुझाया जा चुका था। वे इसे स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर था। यदि वे संतुष्ट नहीं थे, तो वे उस व्यक्ति को ढूंढ सकते थे जिसने वास्तव में उनका पैसा उधार लिया था। हर कोई तांग जेन की पद्धति से सहमत नहीं था। वे तुरंत पीले चेहरे के साथ दहाड़ने लगे। उन्होंने अपनी बाहें और आस्तीन ऊपर चढ़ा लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे लड़ना चाहते हों। उनकी आंखें फैल गईं। बकवास बंद करो, मुझे घर चाहिए। प्रक्रियाएं तुरंत पूरी करवाएं। अरे, वह तुम्हें घर क्यों देगा? मैं भी यह चाहता हूं। उस पर आपका कितना कर्ज है? क्या आप जानते हैं कि वह मुझ पर कितना बकाया है? क्या तुम्हें कोई शर्म है? जिन्हें धन की चाहत थी, वे फिर आपस में लड़ने लगे। 300x2501729136817। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक शोर भरी सुबह के बाद तांग जेन ने आखिरकार इन कर्ज लेने वालों को भेज दिया, जिनमें कुछ लोग भी शामिल थे जो घर को ध्वस्त करने पर जोर दे रहे थे। कर्ज वसूलने वालों के पास कोई विकल्प नहीं था। यदि उन्होंने वास्तव में तांग जेन को डरा दिया तो वे सब कुछ खो देंगे। तांग जेन जैसे किसी व्यक्ति के साथ वे कम से कम हर कुछ महीनों में कुछ हजार युआन इकट्ठा कर सकते थे। सभी के चले जाने के बाद तांग जेन ने जमीन पर सिगरेट बट का कचरा साफ किया। फिर उसने खाली कमरे की ओर देखा और आह भरी।
उसके युवा चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति चमक उठी। तांग जेन एक अनाथ थी। जब वह बहुत छोटे थे तभी उन्हें गोद ले लिया गया था। जिस व्यक्ति ने उसे गोद लिया था वह उसके पिता का भाई था। उसे गोद लेने के दूसरे वर्ष इस परिवार में एक बेटी हुई और तांग जेन की एक बहन भी थी। दुर्भाग्य से अच्छा समय अधिक समय तक नहीं चला। उनकी दत्तक मां की अचानक मृत्यु हो गई और उनके दत्तक पिता सारा दिन और रात शराब पीने में बिताने लगे और घर नहीं लौटे। दूसरे पक्ष को जुए की बुरी आदत भी लग गई। उसका पालक पिता बेशर्म और स्वार्थी था, केवल अपने बारे में सोचता था। अपने दत्तक पुत्र के प्रति उनकी भावनाएं उथली थीं। 1.5 साल तक घर न लौटना उनके लिए सामान्य बात थी। भाई बहन एक दूसरे पर भरोसा करते थे और भूखे प्यासे बड़े हुए। उनके दिन बहुत कड़वे थे। जैसा कि कहा जाता है, किसी का स्वभाव बदलना कठिन है। जब वह छोटा था तब उसके दत्तक पिता ने अभी भी खुद को रोक रखा था, लेकिन अब वह अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से रह रहा था। आखिरकार माता पिता बनने के बाद ही कोई जिम्मेदार नहीं बन जाता। कुछ लोगों की दुनिया में स्वार्थी केवल स्वयं को ही सहन कर सकते हैं। 1 साल पहले उसके दत्तक पिता ने एक बड़ी रकम ठग ली और एक विवाहित महिला के साथ लापरवाह जीवन जीने के लिए चले गए। खबर सुनने के बाद जो लेनदार वहां पहुंचे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से तांग जेन पर ताला लगा दिया। वे हर थोड़े थोड़े दिन में उसके घर गाली गलौज करने आते थे। हर बार जाने से पहले वे दिन का अधिकांश समय उसे कोसने में बिताते थे। तांग जेन अपने पालक पिता से नफरत करता था। कभी कभी वह सचमुच चले जाना चाहता था। उसके हाथ और पैर थे और वह कहीं और जीवित रह सकता था। लेकिन जब भी ऐसा होता, वह अपनी बहन के बारे में सोचता और अंततः इस योजना को छोड़ देता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वे दिन जब वे दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे, उसके दिल में सबसे अविस्मरणीय यादें थीं। वह वास्तव में अपनी बहन को अपने परिवार की तरह मानते थे। कभी कभी तांग जेन विशेष रूप से खुद से नफरत करता था। वह इतना बेकार क्यों था? वह अपनी बहन के लिए बेहतर माहौल क्यों नहीं बना सका? उसने उस दृश्य की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की जब लेनदार उसकी बहन को नहीं ढूंढ पाने पर उसे परेशान कर रहे थे। इन कारणों से तांग जेन ने चुपचाप थकान और दुर्व्यवहार को सहन किया और शहर की दरारों में कठिनाई से जीवित रहा। अंत में ये सब उसके दिल में दृढ़ संकल्प से आया। उसने आह भरी और समय देखने के लिए अपनी जेब से अपना सेल फोन निकाला। इतना समय बर्बाद करने और थोड़ा असहज महसूस करने के बाद शायद वह आज अपना स्टॉल नहीं लगा सके। तांग जेन ने फोन को बिस्तर के पीछे फेंक दिया और बिस्तर के नीचे नायलॉन बुना बैग निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। थैला खोलने के बाद उसने अंडे के आकार का एक पारदर्शी मनका निकाला और उसे छेड़ा। इस बात की कुछ पृष्ठभूमि थी। इसे उसके दत्तक पिता ने एक कब्र डाकू से खरीदा था। कहा गया कि यह सचमुच पुरानी वस्तु है। एक पंख के पक्षी एक साथ झुंड में आते थे। उनके दत्तक पिता ने जिन लोगों से मित्रता की उनमें से अधिकांश तुच्छ लोग थे। पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन वस्तुएं लोकप्रिय रही हैं। कुछ बार टेलीविजन देखने के बाद उनके दत्तक पिता ने भी रातों रात अमीर बनने का इरादा किया और अपने शराब पीने वाले दोस्त से ये कुछ चीजें खरीदीं। ऐसा कहा गया था कि यह किसी अज्ञात युग के प्राचीन मकबरे से आया है। उस वक्त 3 चीजें खोदकर निकाली गईं। वहां एक खंजर और मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा भी लग रहा था और दूसरी चीज तांग जेन के हाथ में थी। तांग जेन के दत्तक पिता घमंडी थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मन का एक मूल्यवान खजाना था और इसे खरीदने के लिए 10,000 युआन खर्च किए। अंत में जब उसे इसका मूल्यांकन करने के लिए कोई मिला तो पता चला कि इसका कोई मूल्य नहीं था। कुछ दिनों तक उदास रहने के बाद तांग जेन के दत्तक पिता ने इस कांच की गेंद को बिस्तर के नीचे फेंक दिया। बाद में तांग जेन ने इसे तब लगाया जब वह सफाई कर रहा था। अपने हाथ में कांच की गेंद को कई बार छेड़ने और अपने सेल फोन के साथ मेज पर रखने के बाद तांग जेन दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए उठा। उसके दाहिने हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का एक कटोरा और बाएं हाथ में अचार वाली सब्जियों का आधा बैग था। भोजन करते समय तांग जेन ने एक उपन्यास पढ़ा। अपना दोपहर का भोजन खत्म करने के बाद तांग जेन ने अपना सेल फोन मेज पर रखा और रसोई की ओर चला गया। जैसे ही वह मुड़ा, एक गहरी रोशनी कांच मनके से निकली और सेल फोन के चारों ओर लिपट गई।
गायब होने से पहले ये कुछ सेकंड तक चला। C2 लाश के साथ एक अपरिचित दुनिया। डिंग लिंग लिंग। अचानक एक जल्दबाजी वाला सेल फोन बजा। तांग जेन ने इसे उठाया और देखा। यह एक ऐसा दोस्त था जिससे उसने लंबे समय से संपर्क नहीं किया था। तांग जेन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने फिर भी उत्तर बटन दबाया। और एम्प 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 एट तारांकन प्रतिशत, ये रिसीवर से आने वाली उसके लंबे समय से खोए हुए दोस्त की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक अजीब स्वर वाली भाषा थी। यह अज्ञात था कि यह कौन सी भाषा थी, लेकिन इसने तांग जेन को पूरे 1 मिनट तक अचंभित होकर इसे सुनने पर मजबूर कर दिया और ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया हो। अंत में उन्होंने सेल फोन पर भी कहा, हाँ। ये शब्द कहने के बाद सेल फोन सफ़ेद रोशनी के साथ फट गया। तांग जेन सीधे बेहोश हो गई और सफ़ेद रोशनी में लिपट गई। सफ़ेद रोशनी खत्म होने के बाद वह पहले ही बिना किसी निशान के कमरे से गायब हो चुका था। टपक टप। तांग जेन के होश में आने के बाद उसने पहली बार एक शांत कमरे में पानी टपकने जैसी आवाज़ सुनी। फिर उसने अपना काला स्मार्टफोन देखा जो धूल में गिर गया था। इस समय उसे पहले ही याद आ गया था कि यही वह कारण था जिसके कारण वह बेहोश हुआ था। चारों ओर देखने पर तांग जेन ये जानकर चौंक गया कि वह घर पर नहीं था। इसके बजाय वह कूड़े से भरे खंडहर में पड़ा हुआ था। घबराहट में वह जमीन से उठने के लिए संघर्ष करने लगा, ये पुष्टि करने के बाद कि उसके कपड़े बड़ी मात्रा में कीचड़ से सने होने के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई है। उसने सेल फोन उठाया। हालांकि जैसे ही उसने सेल फोन अपने हाथ में पकड़ा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि सेल फोन बहुत भारी हो गया है। टैंग जेन को यह महसूस होने के बाद उसने तुरंत जांच करने के लिए सेल फोन को अपनी आंखों के पास लाया। धीमी रोशनी में उसने पुष्टि की कि यह उसका सेल फोन है, लेकिन खोल की बनावट किसी अज्ञात धातु जैसी हो गई थी। हल्के से दबाने पर सेल फोन की स्क्रीन जल उठी, लेकिन परिचित इंटरफेस गायब हो गया। इसके स्थान पर पृष्ठभूमि के रूप में पुर्गेटरी के साथ एक खून बह रहा कंकाल था। इसकी गहरी आंखों से रोंगटे खड़े कर देने वाली आभा निकल रही थी, मानो ये तांग जेन को घूर रही हो और उपहास कर रही हो। टैंग जेन ने अपनी पिछली मुलाकात और उस माहौल को याद किया जिसमें वह अब था और अपने दिल में ठंडक महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने जल्दी से अपना सेल फोन पलटा। वह ये जानकर हैरान रह गया कि पूरे सेल फोन में कोई संपर्क नहीं बचा था। इसके नीचे व्यक्तिगत जानकारी विवरण वाला एक आइकन था और एप्लीकेशन स्टोर का आइकन भी था। अंतिम आइकन एक भंवर का आइकन था और उसके नीचे टेलीपोर्टेशन विवरण था। इस आइकन को देखने के बाद तांग जेन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने पहले कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सेल फोन से एक अधिसूचना से पता चला कि उसने अभी तक अपने फ़ोन बिल का भुगतान नहीं किया है। सदाकों की तरह लगने वाली उस अजीब महिला की आवाज़ ने तांग जेन को जल्द से जल्द सोने के सिक्के लेने की याद दिला दी। सोने के सिक्के, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कब से उन्हें अपने फ़ोन को टॉप अप करने के लिए सोने के सिक्कों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी? क्या संचार कंपनी और अधिक घोटाला कर सकती है? हालांकि तांग जेन ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। फ़ोन रखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया, मानो वह उस नाराज़गी भरे स्वर को अपने दिमाग से निकाल देना चाहता हो। फिर उसने व्यक्तिगत जानकारी आइकन खोला। तांग जेन पुरुष 23 स्तर 0 अनुभव अंक 0/10 स्वास्थ्य अंक 100 खाता शेष 0 सोने के सिक्के। टैंग जेन ने इस जानकारी को भौहें चढ़ाकर पढ़ने के बाद चुपचाप एप्लीकेशन स्टोर का आइकन खोला। एप्लीकेशन आइकनों की एक चमकदार श्रृंखला ने स्क्रीन को भर दिया। युद्ध, जीवन और मनोरंजन सहित कुछ श्रेणियां थीं। विभिन्न अनुप्रयोगों में से कुछ अनुप्रयोगों की अनुशंसा की गई थी और नौसिखिया अनुशंसा शब्द लेबल किए गए थे। लक रूलेट, एक छोटे से दांव से बड़ा पुरस्कार अर्जित करें, असीम रूप से रोमांचक है। मुख्य पुरस्कार भाग्य अंक है। विशेष पुरस्कार बेतरतीब ढंग से तैयार किए जाते हैं और डाउनलोड मूल्य 0 सोने के सिक्के हैं। फ्लैशलाइट रोशन कर सकती है। डाउनलोड मूल्य 100 सोने के सिक्के। शुरुआती स्तर का नक्शा 100 मीटर के दायरे में इलाके और राक्षसों को प्रदर्शित कर सकता है। डाउनलोड कीमत 1000 सोने के सिक्के है।
प्रक्षेपण स्क्रीन छवि को आपके सामने प्रक्षेपित कर सकता है। आप चेतना के माध्यम से भी सेल फोन को नियंत्रित कर सकते हैं। 500 सोने के सिक्के। शुरुआती स्तर का राक्षस डिटेक्टर राक्षस की जानकारी मालिक से 3 स्तर से अधिक ऊपर नहीं प्रदर्शित कर सकता है। डाउनलोड कीमत 1000 सोने के सिक्के है। लघु भंडारण स्थान सेल फोन में 1 घन मीटर की भंडारण मात्रा के साथ एक आयामी स्थान खोल सकता है। वस्तुओं को स्टोर करने के लिए मोड़ा जा सकता है। कुल मात्रा 1 घन मीटर से अधिक नहीं हो सकती। डाउनलोड कीमत 10,000 सोने के सिक्के है। शुरुआती स्तर का खजाना डिटेक्टर ये 100 मीटर के दायरे में मूल्यवान वस्तुओं का पता लगा सकता है। डाउनलोड कीमत 100,000 सोने के सिक्के है। तांग जेन ने कुछ देर तक इसे देखा और संदेह के साथ एप्लीकेशन स्टोर से बाहर निकल गया। हालांकि वह एक ऐप डाउनलोड करना चाहता था और उसे आजमाना चाहता था, लेकिन सोने के सिक्के अपर्याप्त हैं कि बार बार आने वाली सूचनाओं ने उसे इस विचार को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बहुत ही अजीब चीज का सामना करना पड़ा हो। तांग जेन ने आह भरी और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने परिवेश को आकार देना शुरू कर दिया। ये स्थान किसी परित्यक्त कारखाने जैसा लग रहा था। ये जीर्ण शीर्ण लग रहा था और उपयोग की जा सकने वाली लगभग हर चीज को तोड़ दिया गया था। तांग जेन ने चारों ओर खोजा और बाहर देखने के लिए बाहर निकलने वाला था। उसने अचानक मानव कदमों की आवाज सुनी। वह चुपचाप गलियारे की ओर कुछ कदम बढ़ा और एक महिला को देखा। मंद रोशनी में वह यह नहीं बता सका कि यह महिला कितनी उम्र की थी, लेकिन उसकी त्वचा बहुत खुरदरी और बूढ़ी लग रही थी। महिला एक फटा हुआ कंबल ओढ़े हुए झुकी हुई थी और नंगे पैर घूम रही थी। उसकी चाल धीमी और कमजोर थी। वह एक लकड़ी की छड़ी पर झुक गई और कूड़े में कुछ ढूंढती हुई लग रही थी। जैसे ही उसने उसे पलटा, महिला को ऐसा लगा जैसे उसने कोई खोज कर ली हो। उसने थोड़े आश्चर्यचकित भाव से खाने का थैला उठाया। जैसे ही वह करीब से देखने ही वाली थी, अचानक एक अंधेरे कोने से 3 मानव आकार की परछाइयां बाहर निकल आईं। 3 काली परछाइयों ने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपने पंजे लहराए। उनकी पतली, मुरझाई हुई बेल जैसी हथेलियां तुरंत महिला पर आ गिरीं। महिला की चीख निकल गई और उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। उसने सख्त संघर्ष किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मानव आकार की छाया में से एक ने पहले ही महिला की गर्दन को काट लिया था और जोर से खींच लिया था। पफ, यहाँ तक कि उसकी त्वचा, मांस और गला भी खींच लिया गया। खून बिखर गया और महिला ने तुरंत अपनी आंखें घुमा लीं और जमीन पर गिर पड़ी। इस समय तांग जेन ने पहले से ही मानव आकार की काली छाया की उपस्थिति देखी थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। वह ये देखकर हैरान रह गया कि इस महिला को सड़े हुए मांस से ढके 3 इंसान फाड़कर निगल रहे थे। इस समय वह पहले से ही खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसके लिए उसे बचाना पहले से ही असंभव था। सड़े हुए मांस से ढका हुआ और मानव मांस खाता हुआ इस प्रकार का मानव पौराणिक ज़ॉम्बी जैसा प्रतीत होता है। महिला को लाशों ने फाड़ दिया था और उसकी आंतें दूर तक खींच गई थीं। अपने दिल में उल्टी करने की इच्छा को दबाते हुए तांग जेन चुपचाप गलियारे से पीछे हट गया। साथ ही उन्होंने गहरी सांस लेने और शांत होने की पूरी कोशिश की। उसकी सांसें स्थिर होने के बाद वह एक पल के लिए चुपचाप बैठ गया और अपनी आंखें चौड़ी करके खुद को बचाने के लिए एक हथियार खोजने की कोशिश करने लगा। हालांकि कचरे के अलावा इस परित्यक्त कारखाने में कोई उपयुक्त हथियार नहीं था। तांग जेन काफी देर तक लड़खड़ाता रहा और फिर उसे केवल आधा मीटर लंबा जंग लगातार मिला। तांग जेन जानता था कि वह यहाँ नहीं रह सकता। उसे भागने का मौका ढूंढना पड़ा, अन्यथा देर सवेर वह लाशों और भूख से मारा जाएगा। वह सांस रोककर कोने में बैठ गया। तांग जेन को लगा कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। उसके दिल में डर धीरे धीरे चींटी की तरह उसे काटने लगा, लेकिन उसे मजबूरन अपना धैर्य बनाए रखना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन काफी देर के बाद, जब गलियारे में कोई आवाज नहीं आई, तो तांग जेन ने उस जगह की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया जहां महिला पर हमला किया गया था। ज़ोंबी पहले ही गायब हो चुका था। जमीन खून के धब्बों और बिखरी हड्डियों से पटी हुई थी।
तांग जेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पैर की 2 हड्डियां और एक पसली उठाई और छिपने की अपनी मूल स्थिति में लौट आया। यदि वह जीवित रहना चाहता है तो उसके पास एक हथियार होना चाहिए। वह इसे नंगे हाथ नहीं कर सकता था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ग्रीनहाउस में पला बढ़ा था, बल्कि वह व्यक्ति था जो गरीब वातावरण में बड़ा हुआ था। उनके व्यक्तित्व में दृढ़ निश्चय और क्रूरता की झलक थी। उसने एक छेद वाली जगह ढूंढी और पैर की हड्डी का एक हिस्सा, जिसे उसने पकड़ रखा था, डाला। तांग जेन ने कुछ बार लात मारी और पैर की हड्डी तुरंत खुल गई और 2 तेज हड्डियों में बदल गई। सीमेंट की जमीन पर थोड़ी पॉलिश करने के बाद ये 2 बहुत अच्छे हाथापाई हथियार बन गए। वह नहीं जानता था कि यह धारदार हथियार ज़ोंबी के खिलाफ उपयोगी था या नहीं। टैप टैप टैप। इसी समय खाली पड़ी फैक्ट्री में जमीन पर घिसटते कदमों की आवाज आई, जो बेहद अजीब लग रही थी। तांग जेन को तुरंत अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस हुई और वह बिना किसी हिचकिचाहट के दूर गलियारे की ओर देखने लगा। मानव मांस से भरे बड़े पेट वाले 3 लाशें वापस आईं और तांग जेन पर हमला करते हुए दहाड़ रही थीं। इस समय तांग जेन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने 3 लाशों का सामना करने के लिए अपने दांत पीस लिए और अपने पीले पैर की हड्डियों को लहराया। एक बदबू ने उसे मारा, लेकिन तांग जेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अपने फुर्तीले शरीर के लाभ से उसने अपने पहले हमले में एक ज़ोंबी को जमीन पर गिरा दिया। दरार। पैर की एक हड्डी टूट गई और उसका केवल आधा हिस्सा ही उसके हाथ में बचा था। हालांकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पैर की हड्डी के बचे हुए आधे हिस्से को दूसरे ज़ोंबी की आंख की सॉकेट में ठोक दिया। ज़ोंबी को दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जड़ता ने उसे दूर धकेल दिया। फिर चमत्कारिक ढंग से वह अपने आप ही फिसल गया। तांग जेन ने मन ही मन सोचा कि वह भाग्यशाली है। इस समय तीसरे ज़ोंबी के तेज पंजे पहले से ही तांग जेन के कंधे पर थे और उसका बदबूदार मुंह तांग जेन की गर्दन पर बुरी तरह चुभ गया। जा मर। इस समय तांग जेन पूरी तरह से बाहर चला गया था। उसने ज़ोंबी की सूखी बाह पकड़ ली और एक बड़ी छलांग लगाई और ज़ोंबी को बाहर फेंक दिया। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गया। अज्ञात समय तक दौड़ने के बाद तांग जेन को अंततः बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। बाहर निकलने के बाद उसने एक विशाल जंगल देखा। पीछे से एक ज़ोंबी की हल्की सी दहाड़ आई। तांग जेन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और दौड़ना जारी रखा। हालांकि जैसे ही वह दौड़ा, उसे अपने कंधे पर सुन्न करने वाली खुजली महसूस हुई, साथ में दर्द भी महसूस हुआ। लानत है, क्या मुझे किसी ज़ोंबी ने खरोंच दिया था? क्या मैं फिल्मों की तरह ज़ोंबी बनने जा रहा हूं? तांग जेन रास्ते में चिंतित था और उसके कदम भारी और भारी हो गए। जब उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई तो उसे अस्पष्ट रूप से एक शिविर दिखाई दिया। आसपास बहुत सारे लोग जमा होते दिख रहे थे। जब उन्होंने उसे भागते हुए देखा तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। फ्लॉप। तांग जेन की दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर बेहोश हो गया। इससे पहले कि वह होश खोता, उसे ऐसा लगा जैसे उसने हंसी की लहर सुनी हो। कोई बुदबुदा रहा था, एक और बदकिस्मत इंसान, उसे अनदेखा करो। मुझे लगता है कि वह शायद भूख से बेहोश हो गया है। मुझे देखने दो, वह घायल लग रहा है। उसे किसी राक्षस द्वारा नोचना चाहिए था। ये तो बस एक छोटी सी बात है। फिर मैं। अध्याय 3 घुमक्कड़, इमारतें, भूत। जल्दी करो और उठो, दोस्त जा रहे थे। यह महसूस करते हुए कि कोई उसके कंधे को थपथपा रहा है और जोर से बोल रहा है, तांग जेन अचानक अपनी अर्धचेतन अवस्था से जाग गया। फिर उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दीं। इस समय बेहोश होने से पहले भी वह सतर्क अवस्था में था। उसने अपने हाथ में नुकीले हड्डी के स्पर को अपनी छाती के सामने मजबूती से पकड़ रखा था। एक बार जब उसे कुछ गलत नजर आता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के नुकीली हड्डी पर वार कर देता। हालांकि जब उसने अपने सामने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसने धीरे से अपनी छाती के सामने की नुकीली हड्डी को पीछे कर लिया और अपने सामने वाले व्यक्ति को सावधानी से देखा। वह मैले कुचैले कपड़ों में एक युवक था। उसका नाजुक अंडाकार चेहरा था और वह हानिरहित दिखता था। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह युवक लगभग 1.75 मीटर लंबा था और उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। हालांकि उसका चेहरा सांवला था और उसके बाल सूखे और अस्त व्यस्त थे, उसकी आंखें बहुत चमकीली और चमकीली थीं।
तांग जेन ने देखा कि उसके कपड़े बहुत फटे हुए थे और उनमें छेद थे। ये चीज़ जिसे बहुत पहले ही कूड़े में फेंक देना चाहिए था, अब उस युवक के ऊपर लपेट दी गई थी। वह ऐसे कपड़े पहनने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे। आसपास के लोगों के कपड़े भी एक जैसे थे, जिससे लोगों को यह एहसास हो रहा था कि वे किसी शरणार्थी शिविर में आ गए हैं। कपड़ों का स्टाइल भी बहुत अजीब था। दृश्य प्रभाव बहुत तीव्र था, जिससे उसे अस्पष्ट रूप से यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह अतीत के पुराने समाज में लौट आया है। हालांकि जब उसने उन राक्षसों के बारे में सोचा जिनका उसने पहले सामना किया था, तो उसे ये भी पता था कि भले ही वह अतीत में नहीं लौटा, लेकिन वह निश्चित रूप से अब अपनी मूल दुनिया में नहीं है। ये स्थान वास्तव में कौन सा था? तांग जेन को अचंभित होकर अपनी ओर देखते हुए देखकर युवक ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ देर तक अपनी जेब में खोजा। उसने गंदगी और घास से ढके मोटे अनाज के उबले हुए बन का एक छोटा सा आधा हिस्सा निकाला और तांग जेन को सौंप दिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? जल्दी खाओ। आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ खाऊं? तांग जेन हैरान लग रही थी। उसने युवक के हाथ में आधे खाए हुए उबले हुए बन को देखा और अनुमान लगाया कि यह युवक की जेब में कम से कम 3 दिनों से रखा हुआ था, जिसके कारण ये थोड़ा सूख गया था और विकृत हो गया था। तांग जेन वास्तव में इस प्रकार का भोजन निगल नहीं सका। इसके अलावा स्थिति अज्ञात थी। सावधानी के कारण वह केवल युवक के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर सकता था। युवक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहा, यदि आप कुछ नहीं खाते हैं तो आप मूर्ख हैं। उसने सावधानी से पके हुए जूड़े को वापस फटी हुई जेब में रख दिया। देखने में ये बहुत कीमती था। तांग जेन ने उसकी जेब को छुआ। उसका सेल फोन अभी भी वहीं था। तांग जेन को तुरंत बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उसने अपना कंधा हिलाया। इसमें अभी भी थोड़ा दर्द था, लेकिन इसे साफ करके लगा दिया गया था। फिर उसने उसे कपड़े से लपेट दिया। दूसरे पक्ष ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि युवक की ओर घुमाते हुए सिर हिलाया और मुस्कुराया। आपको एक राक्षस ने खरोंच दिया था और जल्द से जल्द इलाज किया जाना था, इसलिए जब आप बेहोश थे तो मैंने उस पर पट्टी बांधने में आपकी मदद की। ओह, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तांग जेन आभारी दिखे और उन्हें धन्यवाद देने के लिए सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन भले ही दूसरे पक्ष का उपचार प्रभावी था या नहीं, ये कम से कम कुछ न करने से तो बेहतर था। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। इस बार तांग जेन ने बहुत ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि वह उसी साधारण शिविर में था जिसे उसने बेहोश होने से पहले देखा था। आसपास विभिन्न सामग्रियों से बने 10 से अधिक घटिया तंबू थे। तंबू के चारों ओर बहुत से लोग घूम रहे थे। उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और सामने वाले युवक की तरह पीले दिख रहे थे। आग के पास तांग जेन ने 2 मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को उबले हुए पानी के टूटे हुए बर्तन में मुट्ठी भर जंगली सब्जियां फेंकते देखा, जिन्हें अभी अभी तोड़ा गया था और धोया भी नहीं गया था। फिर उन्होंने टूटी हुई सूखी रोटी के 2 टुकड़े रखे। डंडे से हिलाने के बाद खाने का बर्तन पूरा हो गया। तांग जेन, जिसने पूरी प्रक्रिया देखी थी, ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया। सच कहूं तो तांग जेन की राय में कुत्ते का खाना भी इससे कहीं अधिक स्वादिष्ट था। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोग भोजन को लेकर झगड़ रहे थे। महिला ने ढक्कन हटाने के बाद सभी को चिल्लाकर आने और खाना खाने के लिए बुलाया। फिर कई लोगों ने विभिन्न कंटेनरों से उसे घेर लिया। महिला ने सभी को एक चम्मच सूप दिया। फिर जिन लोगों को भोजन मिला वे किनारे की ओर भागे और धीरे धीरे उसे पीने लगे। उन्होंने बहुत मीठा खाया, मानो ये कोई सर्वोच्च व्यंजन हो। उन्होंने कटोरे के निचले हिस्से को भी चाट कर साफ कर दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि रेत थी या नहीं। ये दृश्य देखकर तांग जेन बहुत सदमे में थी। वे इतने दुखी क्यों दिखते थे? क्या वे सचमुच शरणार्थी थे? लेकिन ध्यान से देखने पर वे शरणार्थी नहीं लग रहे थे। फिर इन लोगों की ऐसी हालत क्यों हुई? भिखारियों की तरह कपड़े पहने भीड़ में अलग अलग त्वचा के रंग के 10 से अधिक विदेशी थे। इससे तांग जेन की उलझन भी बढ़ गई। जल्दी करो और खाओ, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब तांग जेन अचंभे में था तो जिस युवक ने उबले हुए बन को थमाया था उसने तांग जेन को याद दिलाया और तेजी से भाग गया। उसने टूटे हुए थैले से एक तामचीनी जार निकाला और जार के तल पर तैरती महीन रेत के साथ जंगली सब्जियों के सूप का एक हिस्सा निकाला।
उसने खुशी से इसे पी लिया। तांग जेन ने देखा कि इनेमल जार पर कुछ शब्द लिखे हुए लग रहे थे। ध्यान से देखने पर शब्द थे, लोगों की सेवा करो। अरे, क्या हो रहा था? तुम लोग कौन हो? तांग जेन आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन सूप पीने वाले युवक से पूछा, हम कौन हैं? हम स्वाभाविक रूप से कुछ लोग हैं जिन्होंने जंगली इमारत का पता लगाने के लिए मिलकर काम किया। क्या पूछने की जरूरत है? युवक ने सूप को बड़े बड़े कौरों में पिया और तांग जेन के सवाल के प्रति थोड़ा उदासीन था। अपने दिल में संदेह को दबाते हुए तांग जेन ने अपनी वर्तमान स्थिति को समझने से पहले परोक्ष रूप से कुछ समय मांगा। ये बड़ी अजीब दुनिया थी। कोई देश या शासन नहीं थे। हर जगह विभिन्न जातियों के टिड्डी जैसे घुमंतू लोग थे, साथ ही विभिन्न आकार की इमारतें भी थीं। भटकने वाले तांग जेन के सामने के लोग थे। इस संसार में 50% घुमक्कड़ मनुष्य थे और शेष 50% विभिन्न विदेशी नस्लों के बताए गए थे। घुमक्कड़ों का कोई निश्चित निवास नहीं होता था और वे इधर उधर भटकते रहते थे। उनका लक्ष्य केवल जीवित रहना था। कुछ दिन पहले से ये घुमक्कड़ उसके सामने 2-2, 3-3 की संख्या में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने खबर सुनी थी और एक जंगली इमारत का पता लगाने की तैयारी कर रहे थे जो अभी अभी सामने आई थी। टैंग जेन कल शाम इस भीड़ के सामने आए थे, लेकिन वह उस समय सीधे बेहोश हो गए। सभी ने उसे एक पथिक के रूप में माना जो जंगल की खोज में भाग लेने की तैयारी कर रहा था, इसलिए किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जंगली इमारतें इस दुनिया में सबसे जादुई अस्तित्वों में से एक थीं। तथाकथित जंगली इमारत एक मालिकहीन इमारत थी जो अंतहीन जंगल में अचानक प्रकट हो जाती थी। अंदर कई उपयोगी संसाधन थे, लेकिन ये खतरों से भी भरा था। जब भी कोई जंगली इमारत दिखाई देती थी तो वह घुमक्कड़ों के लिए एक बड़ा अवसर होता था। जंगली इमारतों की बात करते हुए ये कहना पड़ा कि इस दुनिया में शक्तिशाली गुटों की प्रतिनिधि इमारतें थीं। इस दुनिया में पथिक जड़विहीन बत्तखों की तरह इस अंतहीन जंगल में भटक रहे थे। वे जंगली सब्जियां चुनते, जंगली जानवरों का शिकार करते, जंगली इमारतों का पता लगाते और राक्षसों का एक साथ विरोध करते, इस उम्मीद में कि वे एक दिन एक निश्चित इमारत में शामिल हो सकते हैं और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस दुनिया में घुमक्कड़ों की कोई कमी नहीं थी। वे जंगली घास के समान थे जो एक के बाद एक आते जा रहे थे। कई लोगों को जीवन से मृत्यु तक किसी इमारत में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं मिला। यदि इस संसार में मनुष्यों को स्तरों में विभाजित किया जाए तो इन इमारतों के निवासी संभवतः उच्चतम स्तर के अस्तित्व वाले थे। भवन निर्माण एक सामान्य शब्द था। यह एक आधिकारिक सभा स्थल का प्रतिनिधित्व करता था जिसने इस दुनिया के कानूनों की मान्यता प्राप्त कर ली थी। ये भी जादुई शक्ति वाला स्थान था। ये हरी चमड़ी वाला भूत है, सब लोग मिलकर आक्रमण करो। घुमक्कड़ों के नेता ने चिल्लाकर मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। घुमक्कड़ों ने भी आक्रमण किया। एक पल के लिए विभिन्न हथियार कम ऊंचाई पर उड़ गए, जिससे ये छोटे और मोटे राक्षस बार बार चिल्लाने लगे। हालांकि ये राक्षस भी क्रूर थे और जबरदस्ती पथिकों के हमलों का मुकाबला करते थे। उनकी लाल आंखें लालच से भरी हुई थीं, मानो ये घुमक्कड़ स्वादिष्ट भोजन हो और वे शिकारी हों। भोजन के प्रलोभन में इन राक्षसों पर कई हमले हुए, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हालांकि भटकने वालों की संख्या की तुलना में भूत राक्षसों की संख्या लाभप्रद नहीं थी। लड़ाई शुरू होने के कुछ ही समय बाद भूत राक्षस अंततः पथिकों के घने हमलों का विरोध नहीं कर सके। उन्होंने दुख भरी चीख के साथ लाशों को छोड़ दिया और घास में रेंगने लगे। युवक के अनुसार जब तक किसी को आधारशिला नामक वस्तु प्राप्त होती है, तब तक कोई भी हवा से इमारत बना सकता है। भवन की स्थापना के बाद जब तक निवासी भवन नहीं छोड़ते, उन पर पथिकों जैसे विभिन्न राक्षसों द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। प्रारंभ में इमारत की ऊंचाई 4 मंजिल से अधिक नहीं होगी और क्षेत्रफल केवल लगभग 2000 वर्ग मीटर था और अंदर एक आधारशिला मंच होगा। ऐसा कहा जाता था कि किसी इमारत के स्वामी और निवासी आधारशिला के मंच पर देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए राक्षस के मस्तिष्क के मनके का उपयोग कर सकते थे। इस तरह उन्हें जादुई शक्ति और वस्तुएं प्राप्त करने का मौका मिला। यदि अतिरिक्त आधारशिलाएं होती तो वे इमारत का उन्नयन भी कर सकते थे। जितनी अधिक बार यह समतल होगा, इमारत उतनी ही ऊंची और बड़ी होगी और इसमें उतनी ही अधिक जादुई क्षमताएं होंगी।
युवक ने कहा कि उसने एक बार एक बहुत शक्तिशाली इमारत देखी थी। इसमें 5 संरचनाएं शामिल थीं जो एक साथ निर्मित 100 मंजिल से अधिक ऊंची थीं। वे ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे और कई निवासी अंदर रहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन युवक ने कहा कि उसने एक बार एक बहुत शक्तिशाली इमारत देखी थी। इसमें 5 संरचनाएं शामिल थीं जो एक साथ निर्मित 100 मंजिल से अधिक ऊंची थीं। वे ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे और कई निवासी अंदर रहते थे। जब राक्षसों ने इमारत पर हमला किया तो वास्तव में हवा से एक पारदर्शी ढाल प्रकट हो गई और राक्षसों के उत्पीड़न से बचने के लिए इमारत को अंदर से बंद कर दिया गया। हालांकि सभी इमारतें मनुष्यों द्वारा स्थापित नहीं की गई थीं। इमारतों का एक बड़ा भाग विदेशी जातियों द्वारा स्थापित किया गया था। वे कभी भी मनुष्यों को आसानी से अंदर रहने के लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने मनुष्यों द्वारा स्थापित इमारतों पर भी हमला किया और उन्हें जब्त कर लिया। युवक ने जो जानकारी बताई उसमें आधी से ज्यादा अफवाहें थीं। इसे आधा सच कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी तांग जेन स्तब्ध रह गया। जैसे ही युवक ने इसका वर्णन किया उसके हृदय में बड़ी लहरें उठीं। ये वास्तव में एक गंदी दुनिया थी, लेकिन ये बेहद जादुई भी थी। वो यहाँ क्यों था? तांग जेन ने अपने दिल में अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सका। 1 घंटे बाद सभी ने खाना समाप्त कर लिया। फिर किसी ने तंबू हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने अजीब हथियार निकाले और धीरे धीरे उगते सूरज की दिशा में चल दिए। इस समय तांग जेन को पहले से ही पता था कि जिस युवक ने उसकी चोटों पर पट्टी बांधने और उसे सूखा भोजन भेजने में मदद की थी उसका नाम कियान लांग था। इस समय कियान लॉन्ग के हाथ में एक नुकीली लोहे की छड़ भी थी। उन्होंने गंभीर भाव के साथ टीम का अनुसरण किया और आसपास की घास को सावधानी से देखा। ये देखकर कि हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वे एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों, तांग जेन घबराए बिना नहीं रह सका। अपनी बेल्ट पर हड्डी के स्पर को छूने के बाद उसने लापरवाही से एक पत्थर उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। टीम ज्यादा दूर नहीं चली थी कि अचानक घास से धीमी आवाज आई। आवाज अजीब और मनहूस थी। जिन पथिकों ने दहाड़ सुनी वे पहले कुछ सेकंड के लिए घबरा गए। फिर उन्होंने अपने हथियारों को ध्वनि की दिशा में निशाना बनाया। उनमें से कुछ ने तीखे तीर भी छोड़े। पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ सेकंड लगे, जिसमें पथिकों के युद्ध कौशल का प्रदर्शन हुआ। घनी जंगली घास बुरी तरह से अलग हो गई थी, क्योंकि लगभग 1 मीटर लंबे और छोटे पानी के घड़े के आकार के 10 से अधिक हरी चमड़ी वाले मानव जैसे राक्षस अजीब चीखों के साथ पथिकों पर झपट पड़े थे। वे गंदे और बदसूरत दिखते थे, जैसे कि मल के गड्ढे से कीड़े निकल रहे हों। राक्षस के परिचित बदसूरत आकार को देखकर तांग जेन को क्षण भर के लिए एक हास्यास्पद भ्रम हुआ कि वह खेल का C4 ब्रेन बीड जंगली इमारत लड़ाई समाप्त होने के बाद तांग जेन, जो बगल से देख रहा था, स्तब्ध रह गया। इस तरह के बड़े पैमाने पर जीवन और मृत्यु की लड़ाई में वास्तव में बेहद मजबूत संवेदी उत्तेजना होती थी, जिससे किसी के शरीर में खून अनजाने में उबलने लगता था। जब तांग जेन अचंभे में थी, कियान लॉन्ग धीरे धीरे आगे बढ़ी। पफट भूत जैसे राक्षस मूर्ख होते हैं। जब तक वे घुमक्कड़ों को देखते हैं वे लोगों की संख्या की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहेंगे। यदि वे जीत जाते हैं तो वे मानव शव खाते हैं, यदि वे हार जाते हैं तो वे भाग जाते हैं। उसके बाद वे ये सब दोबारा करते हैं। वे अपना सबक नहीं सीखते। कियान लांग ने जोर से शाप दिया। वह एक भूतिया शव के पास गया और उसने जो लोहे की छड़ फेंकी थी उसे बाहर निकाला। उसने इनमें से एक लाश को मार डाला था, इसलिए उसे इस लाश पर युद्ध की लूट का सौदा करने का अधिकार था। तांग जेन ने उसे रसोई का टूटा हुआ चाकू निकालते और भूत की गंदी लाश को बड़े करीने से पलटते देखा। उसने चाकू की नोक को भूत की भौंहों के बीच उठाया और खून से सना हुआ एक सफेद क्रिस्टल बाहर निकला। टैंग जेन को हैरान भाव से अपनी ओर देखते हुए देखकर कियान लॉन्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने हाथ से सफेद मन का फेंक दिया। उन्होंने समझाया, यह एक लेवल 1 राक्षस का मस्तिष्क मन का है। इसे लगभग 10 कैटी भोजन के बदले में बदला जा सकता है। अरे, मैं कहता हूँ, आप जंगल में कैसे जीवित रहे? मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें यह भी नहीं पता। टस्क, बिल्कुल मुझे पता है। तांग जेन ने अपना हाथ लहराया और उससे बात करने में आलसी होने का नाटक किया।
लेकिन वह गहरी सोच में था। पता चला कि जैसे ही तांग जेन ने मन का देखा, उसके दिल में एक अजीब सी इच्छा जाग उठी। यह ऐसा था मानो जब तक उसे यह मन का प्राप्त है, वह तथाकथित सोने के सिक्के प्राप्त कर सकता है। हालांकि कियान लोंग से इस लेवल 1 ब्रेन बीट को प्राप्त करना तांग जेन के लिए एक समस्या थी। आखिरकार भटकने वालों के लिए इस मस्तिष्क मनके का मतलब भोजन था और पैसे के बराबर था। लेकिन इस समय तांग जेन दरिद्र था और वास्तव में समान मूल्य की कोई भी चीज नहीं निकाल सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मानो तांग जेन की आंखों में इच्छा देखकर कियान लोंग मुस्कुराया। अगले ही पल उसने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और अप्रत्याशित रूप से मन का उसकी ओर फेंक दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, शायद तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। जैसे ही उसे मन का मिला, उसके दिल में इच्छा प्रबल हो गई, लेकिन तांग जेन को लगा कि यह चीज थोड़ी गर्म है। उन्होंने कियान लांग पर गहरी नजर डाली और थोड़ा भावुक महसूस किया। ये युवा पथिक किसी अजनबी को सूखा भोजन दे सकता है जिसे उसने कुछ दिनों के लिए रखा था, और लापरवाही से 10 कैटी भोजन के लायक एक मन का भी दे सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष का लक्ष्य क्या था, तांग जेन को इस एहसान का बदला चुकाना पड़ा। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने पहले ही उसकी चोटों को साफ कर पट्टी भी कर दी थी। माना जा सकता है कि दूसरे पक्ष ने उसकी जान बचाई है। इसे ऋण समझो, धन्यवाद। तांग जेन ने मन का अपने हाथ में पकड़ लिया और गंभीरता से कहा। उबाओ। कियान लोंग ने अपने होठों को मोड़ लिया और हथियार को खरपतवार से साफ कर दिया। फिर उसने भूत की गर्दन से चम्मच जैसी दिखने वाली एक वस्तु खींची और उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने ताली बजाई और पथिकों का पीछा करना जारी रखा। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? तांग जेन ने उसका पीछा किया और कियान लांग से पूछने से पहले एक पल के लिए झिझका। ओह, मैं देख रहा हूं कि आपके शब्द और कार्य एक घुमक्कड़ से भिन्न हैं। इसकी बहुत संभावना है कि आप एक बड़े खिलाड़ी हैं। अब जब आप अचानक मुसीबत में पड़ गए हैं और आपको मदद की बहुत ज़रूरत है, तो मैं आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूं ताकि आप भविष्य में मुझे इसका बदला चुकाएं। कियान लोंग ने मजाकिया भाव के साथ लापरवाही से कहा। आपकी अभिव्यक्ति अजीब लग रही है। क्या आप निश्चित हैं कि आप सच कह रहे हैं? तांग जेन ने तुच्छ कियान लांग को देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा। ये सच है। ऐसा कथानक अक्सर उन बूढ़ों द्वारा बताई गई कहानियों में सामने आता है। मैं बस साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से आप मुसीबत में फंसे किसी भवन स्वामी की बेटी नहीं हैं, अन्यथा। इस बिंदु पर कियान लोंग ने खेदजनक अभिव्यक्ति भी प्रकट की। उसने तांग जेन को उत्सुकता से देखा, जैसे कि वह पुष्टि करना चाहता हो कि दूसरा पक्ष पुरुष के भेष में छिपी महिला नहीं थी। तांग जेन कांप उठी। दूसरे पक्ष के चुटकुलों में भी इस अजीब दुनिया में आने की घबराहट बहुत कम हो गई थी। ये देखकर कियान लोंग हंसे और तांग जेन के कंधे को थपथपाया। इस जंगल में आपको या तो अकेले रहना होगा या लोगों को छोटी मोटी मदद देने की पूरी कोशिश करनी होगी। केवल तभी आप अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास शत्रुओं से कहीं अधिक मित्र हैं। जब कियान लोंग ने ये कहा, तो उसकी आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गईं। उन्होंने आगे कहा, यह एक बूढ़े घुमक्कड़ की सलाह है। मुझे भी उनकी बातें हमेशा याद रहती हैं। अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं मदद कर सकता हूँ, मैं मदद करूँगा। अंत में मैं अब तक जीवित रहने में सक्षम था। बहुत से पथिक जिन्होंने मेरी सहायता प्राप्त की है, वे मेरे अच्छे कार्यों को याद करते हैं और जब उन्हें अच्छी चीजें मिलेंगी, जैसे कि इस बार, तो वे मुझे अपने साथ लाएंगे। कियान लोंग के ये कहने के बाद वह अकेले ही सामने की ओर चला गया, जैसे कि वह अब तांग जेन से बात नहीं करना चाहता हो। तांग जेन धीरे धीरे पीछे चला गया। उन्होंने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि यह मन का वास्तव में उपयोगी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय उसे अपनी जेब में रखे सेल फोन से एक सक्शन फोर्स महसूस हुई। बल उसके हाथ में मौजूद मनके की ओर निर्देशित किया गया था। तांग जेन टीम में सबसे पीछे रहे। उसने चुपचाप अपना सेल फोन निकाला और उसे मोती के करीब ले गया। तांग जेन की स्थिर दृष्टि के तहत मस्तिष्क का मोती पलक झपकते ही गायब हो गया। फिर उसके सेल फोन की स्क्रीन बदल गई। सबसे पहले टेलीपोर्टेशन आइकन के नीचे 1/5 नंबर दिखाई दिया और एक टेक्स्ट अधिसूचना दिखाई दी। जब तक उसने 4 और मस्तिष्क मोतियों को अवशोषित किया, वह टेलीपोर्टेशन फंक्शन को सक्रिय कर सकता था।
टेलीपोर्टेशन, क्या वो अपनी मूल दुनिया में लौट सकता है? तांग जेन थोड़ा उत्साहित था। फिलहाल उसके पास अभी भी 4 मस्तिष्क मोतियों की कमी थी, इसलिए उसने इस प्रश्न के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय उन्होंने अपनी निजी जानकारी की ओर रुख किया। करीब से देखने पर वास्तव में उसके खाते में 10 और सोने के सिक्के थे। एक लेवल 1 ब्रेन बीट 10 सोने के सिक्कों के बराबर था। ये संभवतः विनिमय अनुपात था। इसके अलावा सेल फोन में कोई अन्य बदलाव नहीं हुआ। मैं स्थानांतरित हो गया है। क्योंकि इस राक्षस की शक्ल कई खेलों के राक्षसों से काफी मिलती जुलती थी। भूतों जैसे दिखने वाले राक्षसों के इस समूह में एक अत्यंत अजीब शक्ल वाला राक्षस भी था। उसके सिर में एक कच्चा तीर भी धंसा हुआ था। इससे दर्द और उत्तेजना से मिश्रित एक अजीब सी चीख निकल गई। उसी समय उसने काटने के निशानों से ढका हुआ एक बड़ा हड्डी का गदा लहराया। ट्रांसलेटर बोर्ड C5 ब्रेन बीड, जंगली इमारत, लड़ाई 2। वह कुछ देर तक अपने सेल फोन को देखता रहा, लेकिन टीम ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। ये केवल तब हुआ जब पथिक दल लगभग 100 मीटर दूर चला गया और कियान लांग ने उसे बुलाया। तांग जेन अपने होश में लौट आया और तेजी से उनका पीछा किया। हालांकि इस समय वह उत्साहित और उत्सुक था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि दूसरों को उसकी असामान्यता का पता चले। इससे उनके चेहरे पर अजीब भाव उभरने लगे। टैंग जेन को भी इसका एहसास हुआ, इसलिए वह अपना सिर नीचे करके चलता रहा। इस समय उसके दिल में एक हल्का सा अनुमान था कि यह अजीब दुनिया निश्चित रूप से उसे बहुत बड़ा लाभ पहुंचाएगी और यहाँ से उसका जीवन बदल देगी। यह एक अवसर था, एक ऐसा अवसर जिसके लिए बहुत से लोग तरसते थे लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता था। अब यह उसके सामने रखा गया था। उसे इसे और अधिक संजोना था। उसका भविष्य असीमित था। पथिकों का दल धीरे धीरे आगे बढ़ा। हालांकि वहां बहुत से लोग थे, फिर भी वे जंगल में बहुत छोटे लग रहे थे। चलते समय तांग जेन और कियान लोंग ने बातचीत की। बेशक ज्यादातर समय कियान लांग ही उत्साह से बोलते थे, जबकि तांग जेन श्रोता के रूप में काम करते थे। दोनों की बातचीत से तांग जेन को पता चला कि कियान लांग मूल रूप से एक छोटी सी इमारत का निवासी था। हालांकि जब वह 10 साल का था, तो जिस इमारत में वह रहता था, उस पर एक मध्यम आकार की इमारत से योद्धाओं के एक अन्य समूह ने कब्जा कर लिया था। इमारत की नींव छीन ली गई और अधिकांश निवासी मारे गए, जिनमें कियान लोंग के माता पिता भी शामिल थे। उसने मौके का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किया और इतने वर्षों तक जंगल में भटकता रहा। सभी भटकने वालों की तरह, हालांकि कियान लांग जीवन और मृत्यु के प्रति बहुत उदासीन था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक शक्तिशाली इमारत में शामिल होना, एक पत्नी से शादी करना और बच्चे पैदा करना था। इस तरह जब वो बूढ़ा हो गया तो उसे सुरक्षा मिल सकती थी। घुमक्कड़ों के लिए एक इमारत ही उनका घर होती थी। घर बहुत महत्वपूर्ण था। जिनके पास ये था वे उनकी भावनाओं को नहीं समझ सके। तांग जेन की नज़र इन पथिकों के चेहरों पर पड़ी और पाया कि उनकी थकी हुई आंखें उलटफेर से भरी हुई थीं। वे वास्तव में बत्तख की तरह थे, जो जंगल में लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे थे, घर की दिशा की तलाश कर रहे थे। न जाने कब वे गिरेंगे और जंगली घास के विकास के लिए उर्वरक बन जाएंगे। 5 से 6 घंटे तक चलने के बाद अंततः तांग जेन की दृष्टि में खरपतवार के बीच खड़ी एक जीर्ण शीर्ण इमारत दिखाई दी। इसमें कुल 11 मंजिलें थीं। बाहरी दीवार पर धब्बे थे और खिड़कियों के शीशे अधूरे थे। यह एक परित्यक्त चीनी आवासीय इमारत जैसा दिखता था। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस अजीब दुनिया में एक ऐसी जानी पहचानी इमारत सचमुच सामने आ गई। तांग जेन मदद नहीं कर सका लेकिन बहुत अजीब महसूस कर रहा था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि इस दुनिया और पृथ्वी के बीच क्या संबंध था। हालांकि अब वह असमंजस में था। उसे ये भी समझ नहीं आया कि वह इस दुनिया में कैसे आया, इसलिए उसने हर तरह के अनुमान अपने दिल में दबा लिए। कियान लोंग ने कहा कि कुछ दिन पहले तक उनके सामने की जगह अभी भी बंजर भूमि थी, लेकिन इस समय एक विशाल इमारत अचानक दिखाई दी। ये दुनिया वाकई अजीब और जादुई थी। ये जंगली इमारत थी, घुमक्कड़ों का सोना खोदने का स्वर्ग। यहाँ खतरा और अवसर एक साथ मौजूद थे। इमारत के चारों ओर घास में दर्जनों राक्षस घूम रहे थे। वहाँ भूत थे जिन्हें तांग जेन ने पहले देखा था, कुछ मानव जैसे राक्षस जो जंगली कुत्तों की तरह दिखते थे,
और कई ज़ोंबी जैसी आकृतियां थीं। घुमक्कड़ों के अनुभव के अनुसार ये मूलतः स्तर 1 के आसपास के राक्षस थे। उच्चतम स्तर 2 से अधिक नहीं था। दूसरे शब्दों में, ये कम खतरे के स्तर वाली एक जंगली इमारत थी। वे इसे पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। तांग जेन के अलावा इस टीम के सबसे कमजोर पथिकों की युद्ध शक्ति पहले स्तर के करीब थी। तथाकथित स्तर जंगल में युद्ध शक्ति को वर्गीकृत करने का एक तरीका था। मनुष्य और राक्षस आम थे। युद्ध शक्ति का पहला स्तर उस चरम शक्ति और गति के बराबर था जिसे एक सामान्य वयस्क पूरी तरह से उत्तेजित कर सकता था। दूसरा स्तर 2 वयस्कों की चरम युद्ध शक्ति के बराबर था। तीसरा स्तर 3 वयस्कों की ताकत का था। 5वें स्तर पर, ये 5 वयस्कों द्वारा प्रस्फुटित अत्यधिक भयानक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य लोग और साधारण राक्षस अपनी सीमा तक पहुंच गए जब वे 5वें स्तर पर पहुंच गए। यदि वे आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें दूसरा रास्ता खोजना होगा। उसके सामने इन राक्षसों की युद्ध शक्ति सूचकांक का लंबे समय से अनगिनत पथिकों द्वारा परीक्षण किया गया था। निश्चित रूप से कोई गलती नहीं थी। इस समय सभी पथिकों ने अपने हाथों में साधारण हथियार पकड़ लिए। वे जानते थे कि यदि वे जंगली इमारत में प्रवेश करना चाहते हैं तो इन दर्जनों राक्षसों को खत्म करना होगा। फायदों के कारण इस समय कोई भी पीछे नहीं हटा, अन्यथा वे अन्वेषण का अधिकार खो देंगे। घुमक्कड़ों की मनोदशा ने तांग जेन को भी प्रभावित किया। वो इस अवसर को खोना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस दुनिया का पता लगाने की उसकी योजना के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। रसोई के चाकू के साथ जो कि कियान लांग ने अभी अभी उसे दिया था और दूसरे हाथ में मानव हड्डी के स्पर के साथ, तांग जेन के दिल में एक क्रूर भावना पैदा हुई। कोई युद्ध घोष नहीं थे। पथिकों ने केवल अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। उन्होंने इन राक्षसों को 2-3 की संख्या में घेर लिया और आक्रमण करने लगे। इस समय तांग जेन ये जानकर हैरान रह गए कि उनके पतले शरीर के बावजूद भटकने वालों में वास्तव में इतनी भयानक शक्ति होती है। इसका कारण ये था कि उसने स्वयं दौड़ते समय एक दुबले पतले आदमी को पत्थर मारते हुए देखा था, और इस पत्थर के प्रहार ने वास्तव में कुछ कदम पीछे एक राक्षस को धराशायी कर दिया था। तांग जेन ने भी लड़ना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य एक अकेला भूत था। ऊंचाई के लाभ के साथ तांग जेन दौड़ी और तेजी से दौड़ी। फिर उसने उस बेवकूफ मोटे हरी चमड़ी वाले भूत को लात मारी। ये भूत भी बहुत भयंकर था। तांग जेन द्वारा इसे लात मारने के बाद ये वास्तव में लुढ़क गया और उठ गया। उसी समय इसने अपने हाथ में हथियार लहराया जो एक छोटे भाले जैसा दिखता था और तांग जेन के छोटे से पेट पर जोरदार वार किया। लड़ाई के साथ साथ भूत ने एक अजीब सी चीख भी निकाली। इस दृश्य ने अचानक तांग जेन को अजीब महसूस कराया। उनकी राय में ये हरी चमड़ी वाला भूत एक बड़ा मेढक था जिसने एक आत्मा को जगाया था। यद्यपि राक्षस हास्यास्पद था, यदि कोई इससे घायल हो जाता तो वास्तव में मर जाता। तांग जेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत तेजी से चकमा दे गया। उसी समय उसने तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और भूत के सिर पर दबाव डाला। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह भूत इतना मजबूत होगा। इसने अचानक अपना शरीर सीधा किया और तांग जेन को लगभग नीचे गिरा दिया। तांग जेन ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसका दूसरा हाथ तेजी से आगे बढ़ा और बेरहमी से उस आदमी की गर्दन काट दी। तांग जेन के चेहरे पर गंदा खून छिड़का हुआ था, जो काफी क्रूर लग रहा था। जमीन पर संघर्ष कर रहे भूत को नजरअंदाज करते हुए तांग जेन पीछे मुड़ा और अपने सबसे करीब वाले कोबोल्ड पर झपटा। इस बार कोबोल्ड लगभग 1.6 मीटर लंबा था। पहली नज़र में ये वास्तव में अपने पिछले पैरों पर खड़ा एक बड़ा कुत्ता जैसा लग रहा था। कोबोल्ड का शरीर झुका हुआ था और उसके 2 तेज पंजे लहराते रहते थे, जो भी उसके पास आने वाले पथिक पर हमला करने की कोशिश करता था। इसके अलावा इस कोबोल्ड की मांसपेशियां बहुत विकसित थीं, एक मजबूत बैल की तरह जो बेहद खूंखार दिखता था। आड़े तिरछे नुकीले दांतों वाला उसका बड़ा मुंह धीमी गर्जना कर रहा था और उसके मुंह से बदबूदार लार बहती रहती थी। तांग जेन को अपने पास आते देखने के बाद उसने तुरंत एक उग्र अभिव्यक्ति प्रकट की। वह दहाड़ा और तेजी से तांग जेन पर हमला कर दिया। क्रूर कुत्ते के सिर वाले व्यक्ति को देखकर तांग जेन थोड़ा चौंक गया। हालांकि वह ये भी जानता था कि वह इस समय पीछे नहीं हट सकता। एक बार जब वह पीछे हट गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा।
उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। तांग जेन पहले कुत्ते के सिर वाले व्यक्ति को करीब आने से रोकने के लिए अपने हथियार लहराता रहा, फिर कुत्ते के सिर वाले व्यक्ति को भ्रमित करने की कोशिश करने के लिए नकली हरकतें करता रहा। उनका एक्शन वाकई असरदार था। कुत्ते जैसा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में उससे थोड़ा भ्रमित था। टैंग जेन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से कुत्ते के सिर वाले व्यक्ति के पीछे चक्कर लगाया और सीधे उस व्यक्ति की पीठ पर वार करने के लिए अपना हथियार लहराया। ये कोबोल्ड वास्तव में बहुत भयंकर था। हमला होने के बाद ये वास्तव में नहीं गिरा, इसके बजाय उसने अपने बगल में एक पथिक की छाती के मांस को पंजे से फाड़ दिया। फिर वह घूमा और तांग जेन पर झपटा, उसे जमीन पर दबा दिया। एक बदबूदार सांस उसके चेहरे पर लगी और लार उसके चेहरे पर बहने लगी। दूसरे पक्ष का नुकीले दांतों से भरा लंबा मुंह सीधे तांग जेन की गर्दन पर जा लगा। हालांकि तांग जेन ने बेरहमी से एक हाथ को बोल्ट की गर्दन पर दबाया और उसके दूसरे हाथ ने रसोई के चाकू को कसकर पकड़ लिया, जिससे कोबोल्ट के पेट में पागलपन से वार हो गया। अनगिनत वार के बाद उसके कपड़े पहले से ही गर्म खून से लथपथ थे और दूसरे पक्ष की बदबूदार आंतें उसके शरीर पर ढेर हो गई थीं। तभी कोबोल्ट कमजोर होकर गिर गया और तांग जेन की ओर शिकायतों से घूरने लगा। उसका कठोर हाथ नीचे लटक गया और तांग जेन अब कोई ताकत नहीं जुटा सका।